हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और कलर के नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं। और जिनकी जो इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जून, सॉरी 28 जून को रखी गई है। 28 जून को ये लास्ट डेट है। आप इस दिन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उनका फॉर्म जो है, फॉर्म फिलअप करने में उनसे मिस्टेक हो गया और गलती हो गई फॉर्म भरने में। तो वो अब क्या करें। तो मैंने काफ़ी कमेंट को इसमें अटैच किया है। जो मैंने कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं जो जनरली बच्चे गलती करते हैं, जनरली मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब क्या करूं, दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें अटैच किए हैं। और आरआरबी पीओ और कलर के रिगार्डिंग जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं उस पे सारे के सारी बातों को मैं डिस्कस करूंगा, और उनके कमेंट को भी मैंने इसमें अटैच किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बच्चों की डिमांड भी थी, और मैं आप लोगों के लिए जल्द ही आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए कि प्री के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करें, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस के लिए। आप लोग जैसा जानते हैं कि बैंक में सारा का सारा क्वेश्चन मायने नहीं रखता बनाना, मायने रखता है कि आप पिक एंड चूज, काफ़ी मायने रखता है कि आप एट अ टाइम क्या पिक कर रहे हो, और उसमें कितना अटेम्प्ट कर रहे हो। पिक एंड चूज बहुत मायने रखता है। तो उसमें क्या क्या सिलेबस में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, और क्या सिलेबस को पढ़कर हम लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हो, तो उस बारे में मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। और तो चलिए आज का जो सेशन है हम लोग शुरू करते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन को, जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो जनरली हम लोग मिस्टेक करते हैं, उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर आई एम एन एग्रीकल्चर फोर्थ ईयर स्टूडेंट और मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है ड्यू टू कोविड 19, देन व्हाट शुड आई हैव टू फिल द डेट एंड रिजल्ट इन आईबीपीएस आरआरबी फॉर्म। तो देखिए, आपका जो रिजल्ट है, फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो आप, और आपका रिजल्ट नहीं आया है कोविड के कारण, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं हो चुके हैं। अगर आपका रिजल्ट 28 जून से पहले आ जाता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो पब्लिश्ड हो जाता है, चाहे वो आप ऑनलाइन अपने मार्क्स देख रहे हो या आपके कॉलेज में टीआर वगैरह आया हो, तो आपके मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं कि आपको कितना मार्क्स आया है, तो आपको मार्क्स की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको परसेंटेज उसमें कैलकुलेट करके आपको फॉर्म में फिल भी करना है। तो अगर आपको मार्क्स मिल जाता है, पब्लिशिंग डेट आपको पता चल जाती है, तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर 28 जून से पहले आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर मेरा परसेंटेज 61 था, 61 पर था। मैंने जनरली इनके जो नाम वगैरह हैं वो मैंने इसमें कलर कर दिया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर मेरे परसेंटेज 61 पर था, बाय मिस्टेक मैंने 50% कर दिया और डिवीज़न फर्स्ट, तो सेलेक्टेड के बाद रिजेक्टेड हो जाऊंगा क्या? डेफिनेटली आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका जो परसेंटेज है, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप जो भी परसेंटेज वगैरह दोगे वही मायने आपको मान्य होगा। अगर आपका जो परसेंटेज 60.93 है, तो आपका जो परसेंटेज 61 नहीं माना जाएगा, आपको 60.93 ही उसको माना जाएगा। तो इसलिए आपका जो परसेंटेज गलत हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, आप फिर से दोबारा फॉर्म फिल कीजिए, और फॉर्म फिल करके अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर भूल चूक से अगर आपने पेमेंट कर दिया है, तो आप दूसरे नंबर से, मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल यूज़ करके आप फिर से फॉर्म फिल कर दें। और जब भी फॉर्म फिल करें तो लास्ट में प्रीव्यू उसको ज़रूर करें, एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार आप उसको पढ़ें। स्पेशली नेम का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, फादर्स नेम स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, मदर्स नेम स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी ये गलत नहीं होना चाहिए। इतना अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एड्रेस में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका, और हाँ, क्वालिफिकेशन में आपका परसेंटेज भी मायने रखता है। आपका जो परसेंटेज आपका अगर 61 है, आप 50 डाल देते हो तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस चीज़ का, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोबारा फॉर्म फिल कर दें। अगर पेमेंट नहीं की है तो आप
उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर लें। नेक्स्ट सर, मेरा ग्रेजुएशन मार्क्स आया है 72.8%, कॉन्ग्रेचुलेसन, बट सर गलती से मैंने कैलकुलेट करके 72.95% हो चुका है सर, ये अपडेट हो सकता है क्या? डेफिनेटली आपसे अपडेट हो सकता है। अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप एडिट कर लीजिए। अगर आप फाइनल सबमिट कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बाय मिस्टेक आपका 72% के अप्रॉक्स तो आ ही रहा है। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप घबराएं नहीं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इतना कम डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप उसको मॉडिफाई कर लें। और अगर ऐसा आप अगर आप फाइनल सबमिट कर चुके हैं और दोबारा पेमेंट नहीं करने में सक्षम हैं तो आप एज यूजुअल रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। 72% आपका माना जाएगा। और अगर ज़्यादा फर्दर आपको प्रॉब्लम होगी इंटरव्यू वगैरह में तो आप क्या करना, एक एफिडेविट अटैच कर लेना। तो इसको जो है नेग्लिजिबल ही मिस्टेक माना जाएगा। लेकिन आप ये भी मिस्टेक ना करें और थोड़ा सा हड़बड़ाहट ना रखें, आराम से फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट सर, आई हैव अपलोडेड रिटन डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ थंब इम्प्रेशन, व्हाट टू डू सर? वाह, आपने क्या किया, रिटन डिक्लेरेशन के जगह पे थंब इम्प्रेशन डाल दिया। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो जब आप डिक्लेरेशन डालते हो या थंब इम्प्रेशन डालते हो तो वहाँ पे वो फिगर आपको दिखता है, वो आपको फिगर दिखता है कि डिक्लेरेशन ये लिखा हुआ है। तो आप अच्छे से आपने क्यों नहीं देखा? अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपसे गलती हो गई, और गलती हुई तो मेरे ख्याल से आप इसको क्या करो, दोबारा एडिट कर लो। एडिट अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो, और अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो मेरे ख्याल से आप एक बार काम करो, आईबीपीएस को एक बार कॉल करो हेल्पलाइन नंबर पे, और इस इशू के बारे में पूछो। अगर वो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं है, ये कॉम मतलब क्या बोलते हैं, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, सॉरी कोई कोई भी मिस्टेक बड़ी ही होती है, कोई बड़ा इशू नहीं है और ये इससे आपको फर्दर आगे के प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप फिर रहने देना। नेक्स्ट, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब भी आप आईबीपीएस से बात करें तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर लिया करो फर्दर, अगर आगे कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके द्वारा ये आपको सजेशन दिया जाएगा तो आगे के दिनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट सर, मेरा ग्रेजुएशन फरवरी में कंप्लीट हो गया है लेकिन कोरोना की वजह से मार्कशीट नहीं मिला है सर, मैं रिजल्ट डेट क्या लिखूँ? रिजल्ट डेट क्या लिखूँ? आपका जब फरवरी में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आपके जो एग्ज़ाम मार्कशीट नहीं मिला, मैं जान रहा हूँ, बट आपके तो रिज़ल्ट आपके हाथ में है। रिज़ल्ट जैसे ही आपके हाथ में है तो उसमें रिज़ल्ट, चाहे आप ऑनलाइन रिज़ल्ट देख रहे हो, अगर आप ऑनलाइन रिज़ल्ट आपका पब्लिश हुआ है तो वहाँ पे पब्लिश डेट लिखा हुआ होगा। पब्लिश्ड डेट, मार्कशीट में पब्लिश डेट लिखा हुआ होगा। मार्कशीट आपको डेफिनेटली नहीं मिला है, लेकिन जो ऑनलाइन फॉर्मेट में जब आप देखोगे, जो मार्क्स वगैरह देखते हो, तो वहाँ पे भी पब्लिशिंग डेट लिखा हुआ होता है। आप उस डेट का यूज़ कीजिए और जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप वो डेट लिख दीजिए। चलिए, आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट, गुड आफ्टरनून सर, सर बाय मिस्टेक, गुड आफ्टरनून सर, बाय मिस्टेक आई हैव अपलोडेड द हैंड रिटेन डिक्लेरेशन विथ ब्लू इंक, प्लीज़ हेल्प मी विद योर गाइडेंस। जी देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं बताना चाहूँगा कि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पहले ही बताया गया है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो साइन है, सिग्नेचर करेंगे, वो बोल्ड अक्षर में नहीं करेंगे ना, आपको स्मॉल लेटर में करना है। मतलब पहला लेटर आपका कैपिटल हो सकता है लेकिन बोल्ड लेटर्स में नहीं करना है। जनरली जैसे में नाम लिखते हैं उस तरह नहीं करना है, आप जो सिग्नेचर होता है उस तरह करना है। सिग्नेचर भी आप ब्लैक इंक यूज़ कीजिए, और हैंड डिक्लेरेशन भी आपको ब्लैक में ही लिखना है, और थंब आप ब्लू और ब्लैक दोनों में दे सकते हो। तो अगर आपने ब्लू इंक यूज़ किया है तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आने वाला है। आप ब्लू इंक या ब्लैक इंक से, ब्लू और ब्लैक तो यूज़ किया ही जाता है लेकिन इसमें ब्लैक के बारे में बोला गया है तो आपको ब्लैक ही यूज़ करना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको एक सजेशन दूंगा कि आप दोबारा, अगर आपने फ़ी सबमिट कर दिया है, हाँ, तो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब आप एक बार आईबीपीएस को कांटेक्ट जरूर करें और उसको अपना इशू बताएं। अगर आपने फ़ी नहीं किया है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या इससे रिजेक्शन होगा फॉर्म? फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट होता भी नहीं है।
ठीक है, बैंकिंग में फॉर्म रिजेक्ट वगैरह बहुत रेयर है, रिजेक्शन नहीं होगा। आप डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं प्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इस बार तो एडमिट कार्ड लेके जाना है और दोबारा उसको लेके आना है, फिर मेंस में ही वही एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, और रिजेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, आपको एग्ज़ाम्स देने दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको प्री क्या मेंस भी आप एग्ज़ाम्स दे सकोगे, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीपीएस आरआरबी के फॉर्म में राइटिंग डिक्लेरेशन में नेम नेम फिल करना जरूरी है क्या? जी हाँ, जरूरी है। इस फॉर्मेट में आता है आई, उसके बाद फिर ब्लैंक जो दिया हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आपको वहाँ पे अपना नाम लिखना ज़रूरी है। ये तो डेफिनेटली आपको लिखना ही पड़ेगा कि आप जब उसको आप क्या कर रहे हो, आप उसको अपना डिक्लेरेशन दे रहे हो कि हाँ मैंने जो भी फॉर्म फिल वगैरह जो भी किया है वो मैंने सही किया है, और अगर इसमें कुछ गलती होती है तो उसके जिम्मेवार भी आप ही होंगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, जैसे आपका नाम कुछ भी है, अब जैसे मेरा नाम राम कुमार है तो आई राम कुमार डिक्लेयर डैट, इस फॉर्मेट में हमको लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सर, मेरी परसेंटेज 1.88 की जगह 72.88 बढ़ दी, क्या मॉडिफाई हो जाएगा एंड पेमेंट दोबारा करनी पड़ी? अगर दोबारा भरना पड़ा तो जी हाँ, मॉडिफाई नहीं होगा। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो मॉडिफाई एकदम नहीं होने वाला, आपको दोबारा फॉर्म भरना भी पड़ेगा और दोबारा पे भी करना पड़ेगा। तो अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए, और अगर आप फाइनल सबमिट कर चुकी हैं या कर चुके हैं तो आप इसको क्या कीजिए, दोबारा फॉर्म फिल कीजिए और आपको दोबारा 850 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सर, मेरा फ़ोन नंबर में 376 के बदले 276 हो गया है, लेकिन ईमेल आईडी एंड अल्टरनेटिव नंबर करेक्ट है, अब कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका क्या बोलते हैं पहला नंबर में बाय मिस्टेक आपका नंबर गलत हो गया, 376 के बदले 276 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ईमेल आईडी सही है, और अल्टरनेटिव नंबर भी इसलिए मांगा जाता है कि कोई कारणवश अगर पहला नंबर आपका बंद हो या काम नहीं कर रहा हो तो दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो अल्टरनेट नंबर आपका अगर सही है आपने और वो चालू भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना और कोई मॉडिफाई वगैरह कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सर, कैटेगरी गलत हो गया है, बट नाउ आई कांट फिल अप न्यू फॉर्म, व्हाट टू डू? सर, आपका कैटेगरी गलत हुआ है, और मुझे पता है कि बैंक काफ़ी फ़ी लेती है, 850 रुपीज़ काफ़ी मायने रखता है। अगर कोई भी पीओ और क्लर्क दोनों भरता है तो 1700 रुपया लगते हैं, जो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी फॉर्म भरिए तो काफ़ी धीरे अच्छे से समझ के फॉर्म भरिए, और हड़बड़ा कर पेमेंट नहीं कीजिए, इससे आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आपने जैसा बोला कैटेगरी गलत हो गया है, तो आपको डेफिनेटली आपको कैटेगरी जब गलत हुआ है तो आपको दोबारा फॉर्म ही भरना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आप किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं ईडब्ल्यूएस से आता हूँ, चूँकि मैं लॉकडाउन के कारण ईडब्ल्यूएस नहीं बना पा रहा, तो मान लीजिए मैंने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिल कर दिया, या आगे चल के मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना, तो क्या मैं जनरल कैटेगरी में के कटअप पार कर जाऊंगा? तो जनरल के मैं प्रिडिक्ट करूं आएगा मेरा नाम, मतलब हम जनरल के लिए एलिजिबल हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कैटेगरी ईडब्ल्यूएस डालते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना ही होगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो। आप जनरल के कटअप भी पार कर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको वो सर्टिफिकेट देना ही होगा। आप ये बात दिमाग में रखिए। तो आपके लिए सर मैं बोलना चाहूँगा, आप दोबारा फॉर्म फिल कर दें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो, अगर आपने प्रिपरेशन आपका लूज़ है, आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन नहीं है अच्छा, तब तो कोई बात नहीं। अगर लेकिन आप अगर रेगुलर प्रिपेयर कर रहे हो काफ़ी, मतलब कुछ महीनों से कुछ सालों से, आपका आरआरबी ही फोकस है कि मुझे आरआरबी निकालना है, तो दोस्त आरआरबी पीओ की सैलरी 50,000 के लिए 850 रुपया तो दोबारा लगा ही सकते हो, तो देख लीजिए। नेक्स्ट सर, मेरी ग्रेजुएशन की परसेंटेज गलत भर गई एंड रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट में नो कर दिया, कि एकेडमिक पढ़ा है कि नहीं लैंग्वेज, अब क्या करूँ? कुछ मत कीजिए, दोबारा फॉर्म भरिए।
आपका दो जगह मिस्टेक हुआ, ग्रेजुएशन की परसेंटेज भी गलत कर दिया आपने, और रीजनल लैंग्वेज जब आपने जिस आप स्टेट से हैं उसमें नो कर दिया। देखिए इसमें क्या है, आप रीजनल लैंग्वेज में नो कर दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अगर उस स्टेट से आ रहे हैं और आपसे गलती से नो हो गया तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप एलपीटी दे दो, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो आप उस अगर स्टेट से हैं, आपका लैंग्वेज भी आ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लैंग्वेज दे सकते हो इजीली और आप वो पास भी कर जाओगे, तो उसके लिए इशू नहीं है। और अगर लेकिन ग्रेजुएशन की परसेंटेज भी गलत हो गई है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से फॉर्म इसको फिल कर दें। अगर फाइनल सबमिट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेलो सर, मेरा डिक्लेरेशन में हैंड रिटेन की जगह कंप्यूटर टाइपिंग वाला अपलोड हो गया, सेलेक्ट करने में गलती हो गई, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखिए मैं बताना चाहूँगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आप गलत कीजिए, थंब इम्प्रेशन की जगह अपना फ़ोटो लगा दीजिए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, आप एडमिट कार्ड आपको मिलेगा भी, आप एडमिट कार्ड के साथ एग्ज़ाम भी देंगे, पीटी भी देंगे, मेंस भी देंगे, ठीक है। लेकिन आपका थंब इम्प्रेशन के जगह पे अब मैंने एक एग्जांपल दिया कि फ़ोटो दे दिए, अगर आपका डिक्लेरेशन कंप्यूटर वाला टाइपिंग वाला अपलोड हो गया है, अगर जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है अगर वही आपका अपलोड हो गया है, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिक्लेरेशन हमेशा अपने हाथ से ही लिखना होता है, हैंड रिटेन फॉर्मेट में मांगा जाता है। तो आप कंप्यूटर वाला देने से आपका कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि आप जब डीवी में जाओगे तो आपको वहाँ पे भी अगर डिक्लेरेशन लिखना होगा तो आपको अपने हैंड रिटेन फॉर्म में ही लिखना होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि दोबारा से फॉर्म भर दीजिए, अगर आप मॉडिफाई कर सकती हैं तो मॉडिफाई कर लीजिए, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर पर्पस के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, सर मेरा ग्रेजुएशन अक्टूबर में कंप्लीट हुआ लेकिन फॉर्म में गलती से जुलाई हो गया, क्या करें सर, प्लीज़ हेल्प मी। कुछ नहीं कीजिए, आपका जो एक ही उपाय है, आप मॉडिफाई कीजिए, एडिट कीजिए। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो दोबारा से फॉर्म भरिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि आप एक बार आईबीपीएस को कॉल भी कर लें और श्योर हो जाएं कि आपका इशू बताएं। अगर आपको कोई उधर से दिशा निर्देश दी जाती है कि आप ऐसे करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फॉर्म फिल मत करना। नेक्स्ट, सर बिगिनर रीजनिंग के लिए तैयारी कैसे करें? डेफिनेटली सर मैं जल्द ही आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि बिगिनर्स रीजनिंग के लिए कैसे तैयारी करें, कैसे मैं हम लोग 40 में 38 ला सकें। और इसके लिए काफ़ी अच्छे से वीडियोस मैं लाने जा रहा हूँ, जो डेफिनेटली टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस होगा कि मैथ्स के कैसे करें, रीजनिंग की कैसे करें, ये मैं आप लोग के लिए जल्द ही अवेलेबल करा दूंगा। फिर एक क्वेश्चन है, सर ब्लैंक इंक से साइन और डिक्लेरेशन करना था पर ब्लू से कर दिया, प्लीज़ बताइए अब मैं क्या करूँ। अच्छा मैंने फ़ीस पे भी कर दी है। कुछ नहीं कीजिए, आपको ब्लैक इंक से ही साइन और डिक्लेरेशन करना था, लेकिन आपने ब्लू से कर दिया, तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। ब्लैक ब्लू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक इसलिए बोला जाता है क्योंकि फॉर्म फॉर्मेट में जब आप अपलोड करते हो तो वो साफ साफ दिख पाए, ठीक है, ब्लर ना करे। तो ब्लू में ज़्यादा ब्लर होता है, तो इसलिए आप से को ब्लैक बोला जाता है। तो आप एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा फॉर्म हड़बड़ाहट में मत भरें। आप एक बार आईबीपीएस से भी कॉल करके पूछ ले कि ब्लैक की जगह ब्लू हो गया है, कोई ज़्यादा इशू तो नहीं है, तो वो बोल देंगे कि नहीं, अगर आपका आपने सारा फॉर्म सही से भरा है, अपना डिक्लेरेशन ब्लू में भर दिया है, तो उससे कोई इशू नहीं होने वाला। आप प्री के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, मेंस के लिए भी आप एग्ज़ाम जरूर डेफिनेटली देने जा रही हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने बच्चों के लिए जो जनरल प्रॉब्लम था मैंने वो लेने की कोशिश की। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग शेयर करूँगा। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका नेम 10th के सर्टिफिकेट में उनका नेम क्या है, नेम सही है, पापा के नेम में कुछ पापा का नेम भी सही है, लेकिन आधार कार्ड में कुछ अलग दिया हुआ है, तो वो क्या करे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए नज़दीकी कोई भी बैंक में, आधार सेंटर तो हर बैंक में दे दिया गया है, आप अपने 10th के सर्टिफिकेट लेके जाइए, उसको बोलिए कि ऐसे ऐसे मुझे आधार कार्ड में अपने पापा का नाम को मॉडिफाई करना है, एडिट करना है। वो
आपके सर्टिफिकेट के 10th के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, उसके बेसिस पे आपको आधार कार्ड सुधार कर दिया जाएगा। आपके फ़ोटो भी चेंज करवाना हो, आप फ़ोटो भी चेंज करवा सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर आधार कार्ड में मदर फादर या एड्रेस वगैरह कुछ भी सुधारने हो तो आप उसको सुधार सकते हो। और एक बात बताओ, जब भी आरआरबी पीओ या कलर कोई भी फॉर्म भरिए आप, तो आप एकदम दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि आपको नेम, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे फादर्स नेम, चाहे मदर्स नेम, इनको सही रखना है। कैटेगरी सही डालना है, सिटीजनशिप में इंडिया है वो तो है ही, कैटेगरी आपको सही डालना है। परसेंटेज एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वो सही डालना है। और आप डिक्लेरेशन और जब थंब इम्प्रेशन डालें तो उसका ध्यान रखें और सही से डालें। और एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले उसको प्रीव्यू जरूर करें। इससे क्या होगा, आपके जो मिस्टेक्स हो रहे हैं वो दोबारा नहीं होंगे। आई होप आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए होंगे। और जनरली आपको इसका कंक्लूजन एक ही लगा कि निकला कि अगर आपका जो अगर कुछ भी रॉन्ग होता है, कुछ भी मिस्टेक होता है, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो आपका मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर आप फाइनल सबमिट या पेमेंट आपने नहीं किया है तो आप डेफिनेटली उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और दोबारा अगर आप मान लीजिए आपका गलत हो गया, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फ़ी पे कर दिया, अगर आप दोबारा भरना चाहते हैं तो आप दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरी कोई ईमेल आईडी का यूज़ करके आप डेफिनेटली फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। और आपका एडमिट कार्ड, दोनों एडमिट कार्ड इशू होगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम एक ही में देने जाना है। अगर आप दोनों में जाएंगे तो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए आप एक ही एग्ज़ाम देने जाएंगे। और वो भी आप देख लेंगे कि आपने कौन सही वाला फॉर्म फिल किया था, उसके अकॉर्डिंग जो एडमिट कार्ड इशू होगा वही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं सबके रिप्लाई देता हूं। और जो भी अपने कलीग्स हों उन पे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो।